मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा कानपुर का थिएटर का शोमैन। आज हमारे शोमैन हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और रंगकर्मी भी हैं, कौस्तुभ ओमर जी। चलिए मिलते हैं कौस्तुभ ओमर जी से। नमस्ते कौस्तुभ। प्रणाम दादा। खुश रहो। और प्रणाम सभी को। मैं कौस्तुभ ओमर। ये बताइए आपने किस सन से नाटक शुरू किए? दादा नाटक तो हमने सबसे पहले आपके ही आशीर्वाद से स्टार्ट किया था इप्टा में, लेकिन उससे पहले मैंने 2004 में संजीवा जी की एक पायलट मूवी में काम किया था। और स्कूल टाइम में दादा मैंने क्लास 4th से संस्कृत नाटक सबसे पहले किया था, वो मेरी पहली शुरुआत थी। और 2005 से फिर लगातार रंगमंच से जुड़ा। फिर इसका किसके निर्देशकों के साथ किया आपने काम? दादा सबसे पहले तो मैंने आपके ही साथ काम किया, उसके बाद श्री आर.सी. पाठक जी के साथ काम किया, श्री यशराज यादव जी, श्री आलोक पी वर्मा जो दोनों ही NSD से थे, उनसे भी हमने उनके निर्देशन में भी काम किया। इसके अतिरिक्त श्री नीरज हेस्टिंग जी के निर्देशन में काम किया और एक बहुत ही युवा निर्देशक के साथ भी काम किया मैंने, मानस चतुर्वेदी से। कौन सा नाटक? मानस शिरोमणि, जिसमें 2 नाटक मैंने किए थे। एक तो सुभाषचंद्र चिंगारी और एक था बहुत ही इनोवेटिव था, वो नक्सलियों पे आधारित था नाटक, इनडायरेक्ट नक्सलियों पे आधारित था, इनडायरेक्ट नाटक, जिसको मानस शिरोमणि ने डायरेक्ट किया था। बहुत ही युवा कलाकार भी है और बहुत अच्छा वो निर्देशक भी है। तो उसके बाद फिर रंगमंच का आपका सफर शुरू हुआ। तो रंगमंच में आपने दादा मैं बताना भूल गया, श्री रंजीत कपूर जी के भी निर्देशन में हमने अच्छा काम किया। एक नाटक किया जिसके 5 शो करीब किए, सूरजमुखी और हेमलेट, जो कि नाट्यांगन संस्था से था, श्री अवधेश जी के प्रोडक्शन में ध्यान आया। अच्छा ये बताइए फिर रंगमंच का सफर आपका, सर्विस कर रहे थे तब रंगमंच में आया कि रंगमंच में पहले आ चुके हैं? दादा ड्यूटी करने से पहले तो सर्विस ज्वाइन की है, जब अपने पैरों पे खड़े हो गए फिर रंगमंच को, तब रंगमंच का रास्ता मैंने चुना। दादा इस बात ये है कि ये लाइन हमको पेरेंट्स नहीं देते हैं कि आप एक्टर बनो कि सिंगर बनो, ये लाइन हम लोग खुद चुनते हैं। ये ऐसा करियर है जो खुद चुनना पड़ता है। तो नौकरी में आने के बाद समर्थ हुए, तब हमने ये करियर ऑप्शन चुना और रंगमंच की ओर आगे बढ़े। और पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में आप कुछ बता सकते हैं? जैसे पहले का रंगमंच कितना, पहले तो बहुत नाटक हुआ करते थे, अब रंगमंच कम हो गया। जैसा कि अब सुनते थे हम वरिष्ठ लोगों से, वरिष्ठ कलाकारों से, कि 70-80 का दशक बहुत अच्छा हुआ करता था और ढेर सारे नाटक हुआ करते थे। हम तो 2004 के बाद के पैदाइश है रंगमंच में, तो बातें बहुत सुनी हमने कि बहुत सारे शोज हुए थे, होते थे, हॉल खाली नहीं मिलता था, पब्लिक इंतजार करती थी। लेकिन जब ये दौर आया हमारा 2005 के बाद, तो 2005 के बाद तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा और लोगों को घेर कर लाया जाता है और बहुत बुलाना पड़ता है कि नाटक है, फ्री टिकट फ्री पास देने पड़ते हैं। तो वो बात अब जैसा कि लोग पूर्व में बताते हैं वैसा तो नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। पहले जितने नाटक होते थे उसका नहीं दिखता है, मगर पहले के जो लड़के जो शिद्दत से काम करते थे अब वो दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है? पहले के जो लड़के थे टाइम से आ जाते थे, नहीं आते थे मगर टाइम से। और अब क्या है कि कह दो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो इसमें क्या कुछ दादा कलाकारों पहले ये बात हमने बोली कि समय हमारा जो 15-20 साल पहले का समय था, उस समय में कोई भी गार्जियन ये लाइन देता नहीं था कि ये जाके तुम बनो। मैंने पहले ही कहा, तो ये आज के लड़कों को आज कह देते हैं कि हमारा लड़का एक्टर बनेगा, आज तो कह देते हैं कि चलो एक्टर बनेगा, लाइन चुनने देते हैं, लेकिन पहले नहीं चुनने देते थे। तो पहले ये जुनून था कि अगर हमने घर से बगावत की है तो हमें समय से पहुंचना है, हमें कुछ कर दिखाना है।
लेकिन आज जब आपको इजीली मिल जाती है कोई चीज, इजीली आसानी से आपको कह दिया गया आप एक्टर बन जाओ, घर वाले इजाजत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो फिर उसमें लेजीनेस आ ही जाती है। आज के लड़कों में इस बात का बड़ा अभाव है जुनून का, कि बहुत कम जुनून देखने को मिल रहा है थिएटर के प्रति। एक्टिंग के लिए वो मूवी बन रही होगी तो वहाँ सुबह से बैठ जाएंगे 6 बजे से और रात को 12-1 बजे पूरा निपटा के आएंगे शूटिंग। लेकिन थिएटर में टाइम 5 बजे दिया जाए तो शायद 5:30 पौने 6 बज जाता है। तो हमने सुना है कि आप थिएटर के साथ साथ मिमिक्री भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं। मिमिक्री तो दादा नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी मैंने स्टार्ट की। अच्छा स्टैंड अप। वो थोड़े दिन की 2006 से लेकर के थोड़ा बीच में जब भी कभी शोज मिल जाते हैं लाफ्टर के। इसके साथ साथ मैंने एंकरिंग की 2007 से, और सिंगिंग भी मैंने स्टार्ट करी दादा 2014 से। अच्छा मतलब शौक अपना सब समर्पित हो गए। और ड्यूटी में समय निकाल देते जो सर्विस कर रहे हैं उसके बीच में रंगमंच के सब। ये मेरा सौभाग्य है कि हमें नौकरी में हमारे सहकर्मियों, हमारे अधिकारियों का बहुत सहयोग मिलता है, और वो लोग हमें एक कलाकार के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं। तो विभागीय सहयोग मिलता है। पहले कुछ दिक्कतें हुई शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे सब, चूंकि जुनून था, करना ही था मुझे, तो लोगों ने समझा कि नहीं, इसको स्पेस देना चाहिए। इसलिए सभी कामों के लिए स्पेस मिल जाता है। शाम को रिहर्सल भी टाइम से हम निकल आते हैं 5 बजे, और प्रोग्राम भी कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और भी करते हैं। बंद करो जरा, बंद करो। एक प्रश्न ये कहना चाहते हैं, जो सरकार जो हम लोग को कलाकारों को पेंशन है, कलाकार पेंशन भी है, कुछ लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है, और जो नए कलाकारों हॉल के बारे में, तो सरकार से कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे दादा, क्योंकि ये ऐसा हमारा क्षेत्र है जिसमें कि कोई भी संगठित निकाय के रूप में कोई विभाग नहीं है हमारा। जो संगीत नाटक अकेडमी वगैरह हैं तो उसमें जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो लोग उनको मिल भी जाता है, लेकिन आधे से ज़्यादा कलाकारों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और या तो कराओ तो किसी संस्था के माध्यम से कराओ। तो ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो अगर सरकार इसको सरलीकरण कर दे, हर कलाकार को जोड़ा जा सके, जिससे कि जिस तरह की कोरोना का संकट देश में आया तो बहुत से विभाग, बहुत से सेक्टर बेरोजगार हो गए। उनमें से एक अपना सेक्टर भी है जो कलाकारों का, जो आज वाकई रोटी को मोहताज हो गया है। बहुत से लोग ऐसे जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं था, तो उनके लिए बहुत समस्या हो गई। यहाँ से लेकर के बॉम्बे तक ये हुआ। तो कुछ ऐसा बने कि कलाकारों को खिलाड़ियों की तरह, जैसे खिलाड़ियों को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, या उनको एक कह सकते हैं कि उनको भत्ता मिलने लगता है, ऐसे ही कलाकारों का एक निश्चित भत्ता हो जाए तो कलाकार निश्चिंत हो करके अर्थ के व्यवस्था अपने घर की सुधार सके, और उसको प्रोत्साहन भी मिले, जिससे कि वो कला को जीवित रख सके। सही बात है। तो आप इसका अभिनय जो कुछ कॉमेडी दर्शकों को दिखाइए, कुछ थोड़ा सा अपना अभिनय की प्रतिभा। मैं दादा जब स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो तब मैंने एक जोक बनाया था कि वो मोबाइल बहुत चलता है। मोबाइल की इतनी ज़्यादा यूज़ हो गया कि मोबाइल की भाषा में लोग बात भी करने लगे। हाँ, तो मैं अपने एक दोस्त के घर गया दादा, दरवाज़ा नॉक किया, एक छोटा सा बच्चा निकला। मैंने पूछा, पापा है? बोला नहीं, वो तो इंगेज हो। मैंने कहा इंगेज है? तो मम्मी कहाँ है? बोला नॉट रिचेबल हो गई। मैंने कहा दीदी कहाँ है? बोला आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। मैंने क्या मतलब? बोला उनकी शादी हो गई। तो फिर बेटा आपका भैया कहाँ है? बोला वो रिचार्ज होने गया। तो मैंने कहा वो दादी कहाँ है जो बहुत बात करती थी? बोला उनका टैरिफ खत्म हो गया, आजकल साइलेंस मोड पे हैं। तो फिर बेटा वो दादाजी कहाँ है जो डंडा लेके चलते थे? बोला उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वो तो गए। तो मैंने कहा तू क्या कर रहा है घर में अकेले? बोला मैं सबकी कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। और थिएटर को कुछ संवाद याद हो आपको? अभी रिसेंट में ठीक 1 साल पहले दादा हमने श्री नीरज हेस्टिंग जी के डायरेक्शन में एक नाटक किया था मंतो, इसमें मैंने 5 भूमिकाएं की थी। उसी की एक भूमिका जो सबसे पहले थी मौलाना साहब की, उसका एक डायलॉग मुझे याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि मौलाना साहब अपनी तीसरी शादी करके बेगम को लेकर के आए हैं, और बेगम बहुत निहायत जवान है और
मौलाना साहब बुजुर्ग हैं, तो वो लेके आते हैं, कुछ लड़के उनको छेड़ते हैं, कहते हैं कि ये माल कहाँ से ले आए। तो मौलाना साहब कहते हैं हरामकारी बिल्कुल नहीं करता हूँ, बाकायदा निकाह पढ़वाता हूँ, फिर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करता हूँ और फिर तय मेहर की रकम अदा करके तलाक 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 दे देता हूँ। बहुत सही है। चलिए और कुछ बीते यादें कुछ हो थिएटर की, कुछ आप शेयर करें। बहुत अच्छा एक समय था जब दादा आपके निर्देशन में दिल की दुकान किया था। हाँ हाँ, वो मेरा ऐसा पहला नाटक था जो मुझे बहुत पसंद आया था, जिसमें मैंने खुल के कॉमेडी भी की थी और एक्टिंग था मेरी बहुत परेशान वाली एक्टिंग, लेकिन उसमें कॉमेडी थी। तो वो जो 3 शो हुए थे वो बहुत अच्छे में याद है और काफ़ी पब्लिक ने सपोर्ट किया था, मतलब दूर तक लोग हंसते थे, बहुत पूरा भरा हुआ। और जब जैसे ही वो शो खत्म हुआ था लोग कितना खुशी से मिलने आए थे। हर तीनों जगह दुर्गा पूजा में हुई और दुर्गा पूजा की ऑडियंस आप जानते हैं कि अच्छी होती है। हाँ, मतलब फिर कोई हमारी ऑडियंस नहीं होती, वो पब्लिक। हाँ, पब्लिक तो होती है। वो उसको अच्छा लगता है। कभी कोई आदमी आपके पास आया है अभिनय के लिए? तो इसके पहले ये अभी कथा नंदन किया मैंने, और दादा वो श्री यशराज जाधव जी के निर्देशन में किया था, NSD से आए थे, तो उनके निर्देशन में हमने विलेन का रोल किया था। तो विलेन के रोल में थोड़ा सा कनिंगनेस लाने के लिए उन्होंने हल्का सा ही कह दिया था थोड़ा फेमिनाइन ले लो, तो मैंने तो थोड़ा फेमिनाइन लेने में थोड़ा ज़्यादा फेमिनाइन ले लिया था। तो वो फेमिनाइन करने में उन्होंने डांटा, बोले कि तुमको वो नहीं बनना है जो तुम सोच रहे हो, तुमको थोड़ा सा कनिंगनेस ला। तो मैंने उसको 2 दिन लगे समझने में कि उसमें कैसे हल्का फेमिनाइन ला करके निगेटिवनेस लानी है। तो उसमें एक डायलॉग था, मैं बोलता हूँ नंदन को स्वेच्छा से रहने उसका भक्त बना करके विनाश करेंगे, उसे मंदिर आने दो, दर्शन भी करने दो और समझने दो कि वो एक भक्त सिद्ध है। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा। आप इस थिएटर के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं कानपुर थिएटर का? कानपुर थिएटर जिस सबसे पहला जो आपने पूछा था कि पहले के रंगमंच में और आज के रंगमंच में क्या अंतर है, तो जैसा कि मुझे मालूम पड़ा था पहले के रंगमंच में लोग टिकट लेकर के खरीद करके देखने जाते थे। आज लोगों को बताना पास देना पड़ता है, 2-3 बार फोन करना पड़ता है तब वो आते हैं। तो हमारा ये निवेदन है सभी वरिष्ठ रंगकर्मियों से, और मैं खुद भी अपने स्तर से मैं कोशिश करूँगा कि हम पे थिएटर स्टार्ट करें, किसी तरह पे थिएटर स्टार्ट करें, कोई दूसरा स्टार्ट करे, हम नहीं करें तो कोई दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे, लेकिन करे जरूर। और हमारे शहर में जब मैं एंकरिंग करने जाता हूँ और प्रोग्राम करता हूँ तो बाद में जब मैं बताता हूँ कि मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, रंगमंच भी करता हूँ, तो एक सवाल आता है पब्लिक में से, क्या कानपुर में रंगमंच होता है? और वाकई ये बहुत दिल दुखाने वाली बात होती है। सही कह रहे हैं कि क्या कानपुर में रंगमंच होता है? ये सवाल मैं सुनने में मुझे कितना कष्ट होता है कि कानपुर का समृद्ध इतिहास रहा है रंगमंच का, और आज मुझे इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है। तो मेरी बहुत ही निवेदन है सभी से कि किसी तरह जन जन तक थिएटर पहुंचाएं। हम ये नाटक करते हैं, कोई भी करते हैं, तो हमें आधी ऑडियंस तो वही मिलती है जो नाटक ही करने वाले लोग होते हैं। वही बैठते हैं, पब्लिक आ नहीं पाती। 50% से ज्यादा तो हम वो लोग आ जाते हैं, कुछ म्यूजिक वाले लोग आ जाते हैं, कुछ डांस वाले लोग आ जाते हैं, इवेंट वाले आते हैं, पब्लिक नहीं। हम जनमानस में नहीं वो प्रवृत्ति जगा पा रहे हैं। जैसे हम लोग वीकेंड प्लान करते हैं, अच्छे कारपोरेट लोग हैं, वीकेंड प्लान करते हैं, भाई सैटरडे संडे भाई मूवी देखेंगे, एंटरटेनमेंट करने कहीं वर्ड जाएंगे और ये सब करेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह का थिएटर दें कि वो अपनी प्लानिंग में थिएटर को भी शामिल करें कि भाई मंथ में एक ट्राई, चलो आज फैमिली के साथ रंगमंच देखते हैं, वो चीज हमें लानी है। टिकट भी ले, लोग 2-3 हजार रुपए फूक देते दादा मॉल में घूम के चले आते 3 घंटे के अंदर। हम चाहते हैं कि 1.5 घंटे में उससे 1000 खर्च करें, 200 रुपए के 5 टिकट ले, परिवार सहित आए 4 या 5 टिकट, और वो रंगमंच का उद्धार करेंगे। वो
वो रंगमंच देखेंगे नहीं, उद्धार करेंगे। सही कहा आपने। क्योंकि हमारे आर्टिस्टों के पास पैसा ही नहीं है और इसीलिए उसका उत्साह भी कम है। वो सोचता है फिल्म करे जाकर के, मूवीज करें, ये करें, वो करें, सीरियल्स करें, लेकिन वो रंगमंच की तरफ नहीं आना चाहते कि इसमें क्या मिलेगा। अगर आप जनता अगर टिकट लेगी तो वो इस रंगमंच का उद्धार करेगी और रंगकर्मियों का भी उद्धार करेगी। तो हमारा निवेदन है सभी से, किसी तरह इसको पे थिएटर बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे शो मच में आए अपना, और हम आपका बहुत आभारी है। एक छोटी सी भेंट है। ये आभारी मत कहिए, क्योंकि हम खुद आभारी हैं कि आपने मेरी बात रखने के लिए इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में, जो शो मस्ट गो ऑन होता था, मैं देखता था, वरिष्ठ लोग आते थे, ये दादा ने नए कलाकारों के लिए जो अभी कर रहे हैं, आगे बढ़ने का हौसला है, वाले लोग हैं, और ऐसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं। वाकई दादा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं कर रहा है, आप ये कर रहे हैं कम से कम कि सबको बुला करके फोन करते हैं, कई बार टाइम लेते हैं। मतलब मुझे खुद लग रहा था कि मैं तो खुद आ जाऊं बिना टाइम लिए, लेकिन इतना अच्छा लगा कि दादा ने हमको चुना। इस चलिए एक छोटी सी भेंट है जो आपको देना चाहता हूँ। अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है, पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, चाहे तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। दिल मेरा एक आस का पंछी